हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जुडिशरी प्रो। लास्ट क्लास जो हमने एआईबी के लिए सीपीसी पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होते हैं, है ना। सेक्शन नंबर 51 में मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके के मोड्स होते हैं और उसमें से एक मोड हम पढ़ रहे थे जो क्या है, डिटेंशन एंड रिलीज ऑफ अ पर्सन। इससे जो हमने 55 पढ़ा था वहां पे पढ़ा था कि डिटेंशन और अरेस्ट किस तरीके से होगा। फिर उसके बाद 56 में पढ़ा था कि विमेन को कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी मनी डिग्री के एग्जीक्यूशन में। उसके बाद सब्सिस्टेंस अलाउंस, फिर हम आए थे डिटेंशन एंड रिलीज के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ बता रखा है, कुछ लिमिट्स दे रखे कि कितना इस मनी डिग्री के अंदर कितने टाइम का अरेस्ट हो सकता है। तो मैंने बताया था कि जो 2000 रुपए से कम का है उसके अंदर कोई भी अरेस्ट नहीं होगा, जो बिलो 2000 है। जो 2000 रुपए से 5000 रुपए तक का है उसमें 6 वीक्स का, और 5000 रुपए से जो अबव है उसमें 3 महीने का ये अरेस्ट इसके अंदर हो सकता है। और अगर ये टाइम पीरियड पूरा हो चुका है तो फिर वो रिलीज हो जाएगा और उसको दोबारा से री अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि री अरेस्ट नहीं हो सकता और उसको रिलीज कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई है। लाइबिलिटी आज भी उसकी रहती है जब तक कि वो मनी की पेमेंट नहीं कर देता। उसके अलावा देखिए 59 क्या कहता है, 59 भी बताता है कि कुछ और ग्राउंड्स है, जैसे इलनेस के ग्राउंड के ऊपर भी पर्सन को रिलीज किया जा सकता है। कौन कौन रिलीज कर सकता है, तो कुछ केसेस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और कुछ केसेस के अंदर कोर्ट कर सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट कब करेगी, जब उस पर्सन को कोई ऐसा डिजीज हो जो इन्फेक्शियस और कंटेजियस हो, जो फैलने वाली बीमारी अगर वो है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिलीज कर सकती है। और कोर्ट कब कर सकता है, जब उसको सीरियस इलनेस हो। जब सीरियस इलनेस हो तो कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है। लेकिन इस सेक्शन में अगर किसी पर्सन को रिलीज किया गया है तो उसे रीअरेस्ट किया जा सकता है। 58 में और 59 में बस आपको याद क्या रखना है कि 59 जब आपको इलनेस के ग्राउंड के ऊपर छोड़ा जा रहा है तो उसमें रीअरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन 58 में जब आपका जो डिटेंशन का टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है तो अब आपको रीअरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी लाइबिलिटी अभी भी अराइज रहती है, लाइबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 60। डिटेंशन के बाद अगला मोड ऑफ जो एग्जीक्यूशन है वो क्या है, अटैचमेंट। प्रॉपर्टी को अटैच करना और प्रॉपर्टी को बेच देना। ठीक है, प्रॉपर्टी को अटैच करना और प्रॉपर्टी को बेच देना। अब अटैचमेंट कहां दे रखा है, तो सेक्शन नंबर 60 में दे रखा है। ये क्या बताता है कि किन किन प्रॉपर्टीज को अटैच किया जा सकता है। अटैच का प्रोसीजर नहीं बता रखा, प्रोसीजर तो आपको ऑर्डर नंबर 21 में मिलेगा। मैंने बताया था कि जो सेक्शंस है वो सिर्फ और सिर्फ पावर से डील करते हैं, वो प्रोसीजर से डील नहीं करते हैं। जितने भी प्रोसीजर है वो सब आपको कहां मिलेगी, ऑर्डर्स में। और जो एग्जीक्यूशन का कोलेक्ट्रल ऑर्डर है वो क्या है, आपका ऑर्डर नंबर 21। इस ऑर्डर नंबर 21 के अंदर ही पूरा प्रोसीजर बताया गया कि किस तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है, कैसे उसका प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, कैसे प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। वहां पर सेट साइड सेल का भी कुछ प्रोविजन है वो दे रखे हैं, तो वहां पर सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ आपको पावर पढ़नी है। क्या बता रहा है कि किन किन प्रॉपर्टी को आप अटैच करवा सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए डिक्री के अंदर जब भी लैंड, हाउस, बिल्डिंग, गुड्स, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ये सब जैसे शेयर इन प्रॉपर्टी, शेयर इन कॉर्पोरेशन, डेट्स, मनी, जो सिक्योरिटीज है उनको, ये सब चीजें जो है वो अटैच करवाई जा सकती है। इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे बहुत ज्यादा कभी एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन एक बार के लिए इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो लिखा हुआ है कि किन किन प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं किया जा सकता, किन प्रॉपर्टीज को आप अटैच नहीं कर सकते, वो इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं किया जा सकता। इसको भी एक बार ही सुपरफिशियल पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसके अंदर जो काम की चीज है वो क्या है, जो काम की चीज है वो इसके अंदर दे रखी है आई वाले क्लॉज में और आई ए वाले क्लॉज में। यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आई वाला क्लॉज कहता है कि मेंटेनेंस की डिग्री हो, अदर देन मेंटेनेंस की डिग्री हो, और आई क्लॉज कहता है अगर मेंटेनेंस की डिग्री हो। मेंटेनेंस की डिग्री में और अदर देन मेंटेनेंस की डिग्री में सैलरी कितनी अटैच की जा सकती है। ये बात है कि सैलरी की अटैचमेंट कितनी, प्रॉपर्टी की नहीं, सैलरी को कितना अटैच किया जाएगा अगर अदर देन मेंटेनेंस की डिग्री और मेंटेनेंस की डिग्री। ठीक है, तो याद कीजिएगा हम ऊपर प्रोविजन हमने शुरू किया था कि इन प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं किया जा सकता। तो आप जो ये पढ़ रहे हैं वो नॉन अटैचेबल पोर्शन है। याद रखिएगा कि इनके अंदर जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं प्रोवाइजो के बाद जो भी नीचे 1 2 3 क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है
वो सब नॉन अटैचेबल पोर्शन है, मतलब उनको अटैच नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, मेंटेनेंस की डिग्री में 1/3 ऑफ द सैलरी को अटैच नहीं किया जा सकता। तो अटैचेबल पोर्शन कितना बन गया, वो बन गया 2/3। इसके साथ साथ ही अगर आप लिख लेंगे बैरेक्ट में तो आपको याद रहेगा, आप गलत नहीं कर जाएंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है कि ऊपर वाले को हम कई बार मिस कर जाते हैं। हमको लगता है कि मेंटेनेंस डिग्री में सिर्फ 1/3 सैलरी को अटैच किया जा सकता है। याद रखिएगा, दिस इज नॉन अटैचेबल पोर्शन। अटैचेबल पोर्शन क्या है इसके अंदर, 2/3 ऑफ द सैलरी। तो यहां पर लिख लीजिएगा कि अटैचेबल पोर्शन कितना है, अटैचेबल पोर्शन कितना है, 2/3 ऑफ द सैलरी। ठीक है। और अदर देन मेंटेनेंस डिग्री में आपकी सैलरी में से पहले 1000 को छोड़कर 2/3 ऑफ द रिमाइंडर। मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, इसमें से पहले 1000 को छोड़ दीजिए तो बचा कितना, 99,000। अब इस 99 का 2/3 पोर्शन अटैचेबल नहीं है। अटैचेबल कितना हो गया, 1/3, मतलब 33,000 रुपए इसमें से अटैचेबल। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूज करता है कि कितनी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हैं और कितनी को नहीं कर सकते हैं। बस इसके याद रखने का एक ट्रिक ये है कि जब मेंटेनेंस दिया जाएगा तो ऑब्वियसली आपको अपनी सैलरी का ज्यादा वाला पोर्शन देना पड़ेगा, है ना। जब भी मेंटेनेंस दिया जाएगा तो अटैच सैलरी का मैक्सिमम पोर्शन पे करना होगा, कम पोर्शन आपको रख सकते हैं। तो सैलरी के अंदर 2/3 अटैच होता है, जब मेंटेनेंस वाली डिग्री में 2/3 अटैच होता है, 1/3 अटैच नहीं होता है। और अदर देन मेंटेनेंस में 2/3 अटैच नहीं होता, 1/3 अटैच होता है, और पहले 1000 रुपए छोड़ना होता है। ये तरीका है। अच्छा, कितने टाइम तक अटैच किया जा सकता है, जब अदर देन मेंटेनेंस वाली डिग्री हो तो कितने टाइम तक अटैच किया जा सकता है, तो याद रखिएगा कि कंटिन्यूअसली 12 महीने तक अटैच किया जा सकता है। फिर उस 24 महीने तक, कंटिन्यूअसली 24 महीने तक इसमें प्रॉपर्टी को, आपकी सैलरी को अटैच किया जाएगा। फिर उसके बाद 12 महीने का गैप का पीरियड होगा जहां पर प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी, और फिर उसके बाद फिर 24 महीने, भाई जब तक आपकी पेमेंट नहीं होती ऐसे से चलेगा। 24 महीना अटैचमेंट, 12 महीने का गैप, फिर 24 महीने का अटैचमेंट। देखिए कैसे लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सैलरी इज अटैचेबल इज लायबल टू बी अटैच्ड by under this attachment where continuously or intermittently a total period of 24 months। कंटिन्यूअसली कितने टाइम तक अटैच होगा, 24 महीने तक। सच पोर्शन शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो एग्जम्प्ट किया जाएगा अगले 12 महीने तक। तो 24 महीने अटैच हुआ, 12 महीने का गैप आया, फिर उसके बाद 24 महीने का। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपकी वो जो, जब तक मेंटेनेंस चल रही है तब तक अटैचमेंट पोर्शन का ऐसे ही चलता रहेगा। तो सेक्शन 60 जो है वो इसके बारे में बात करता है, इस चीज को याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये आपके काम का नहीं है। फिर उसके बाद जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेक्शन नंबर 64। सेक्शन नंबर 64 ये क्या कहता है, ये बताता है प्राइवेट एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर द अटैचमेंट टू बी वॉइड। प्राइवेट एलियनेशन मतलब कि जैसे ही एक बार प्रॉपर्टी आपकी अटैच कर ली जा चुकी है, इसके ऊपर केस चल रहा है, वो सब्जेक्ट मैटर है, तो कह रहा है कि उस दौरान आप प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। ये ना एक लीगल मैगजीन से आती है जिसको हम बोलते हैं नथिंग न्यू shall be introduced during the proceedings। क्या कि जब तक प्रोसीडिंग चल रही है तब तक कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी। मतलब कि अगर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को ना ही बेचा जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है। अगर वो बेचा खरीदा जा रहा है तो दैट सेल इज वॉइडेबल। वॉइडेबल है, वॉइड नहीं है, मैं फिर बताऊंगा क्यों होगा, ये भी बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर एन अटैचमेंट हैज बीन मेड, जब भी कोई अटैचमेंट किया जाता है, एनी प्राइवेट एलियनेशन, यहाँ पर क्या है, प्राइवेट एलियनेशन जब किया जाएगा, प्रॉपर्टी जब अटैच की गई है और इंटरेस्ट देयर इन एनी यहाँ पर तो आपको वॉइड देखने को मिलेगा, एनी पेमेंट ऑफ द जजमेंट डेटर और एन डिविडेंड और एंड मनी कॉन्ट्री टू शैल बी वॉइड। ये क्या है, वॉइड है। अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि क्या वॉइड है वॉइडेबल, तो आपको आंसर वॉइड लगाना है। लेकिन मैं अगर आपको इसका कंसेप्ट समझाऊं तो ये कंसेप्ट ये आता है सेक्शन नंबर 52A टीपीए से, 52 से टीपीए से ये सब निकल के आता है कि भैया आप दौरान प्रोसीडिंग की किसी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। ये क्या कहता है कि मान लीजिए कि ए ने बी के अगेंस्ट कोई सूट डाल रखा है कि जी जमीन मेरी है, केस चल रहा है, उसी दौरान ए ने सी को प्रॉपर्टी बेच दी,
कोर्ट ने क्या कहा कि भैया अब आप नहीं बेचा, लॉ कहता है कि वॉइड है। मान लो कि कल को ए ही जीत गया, तो क्या ये सी जो है इस सेल को वापस से रीइंस्टेट करवा सकता है? तो आंसर इज यस, करवाएगा, क्योंकि वो सेल अभी तक वॉइड नहीं, सेल वॉइड नहीं हुई है। वो आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो गलत है, लेकिन सेल वॉइड नहीं है, क्योंकि ए जीत गया, ए अब इसके जीत चुका है, ही इज द ओनर, तो अब मैं ओनर हूं, तो जो मैंने प्रॉमिस किया मेरे को फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि बी जीत गया, अगर बी जीत जाए तो जो ए ने सेल किया वो क्या हो जाएगा? हो जाता है वॉइड। ये कहां से निकलता है? इसके लिए भी एक मैगजीन पढ़ते हैं आप, उसको बोलते हैं नेमो डेट नॉन क्वाड हैबिट। नेमो डेट नॉन क्वाड हैबिट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नो वन शैल पास अ बेटर टाइटल बट ही हिमसेल्फ डज नॉट पोजेस। मतलब एक इंसान जिसके पास खुद के पास कोई टाइटल नहीं है, तो वो अपने से बेहतर टाइटल किसी को कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो जब तक ए के पास खुद के पास कोई टाइटल नहीं है, अगर बाद में पता लगा कि ए ही जीत गया, तब उसके पास वो टाइटल है, वो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन बी जीत गया तो ए के पास वो टाइटल नहीं है, वो सी को कैसे ट्रांसफर कर देगा? तो इसीलिए ये क्या होता है, अगर ए जीत जाता है वो सेल वापस से वैलिड हो जाती है, और अगर बी जीत जाता है तो वो सेल क्या हो जाती है? लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में अगर आ जाए, तो आपको आंसर क्या करना है कि वो सेल क्या होती है? वॉइड होती है। ठीक है जी, बस इतना इसके अंदर याद रखिएगा, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये सब आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, ये सब रिपीट हो रखा है। फिर उसके बाद 73 पे आइए। 73 क्या बताता है? इसको हम बोलते हैं रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आगे आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एक नाम से जाना जाता है, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि भैया एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक पर्सन है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, और उस पर्सन के ऊपर 3 डेट्स है। 3 डेट्स है, जजमेंट आ चुकी है, तीन लोगों के पैसे देने हैं उसने, तो कैसे पैसे देगा? बोलते हैं कि जी रेटेबल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भैया कितना किसको पैसा देना है। उस रेटेबली डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है? फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है गवर्नमेंट के डेट्स। पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? तो पहली प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट की डेट्स की। जो सरकारी डेट्स होते हैं सबसे पहली प्रायोरिटी उनको देती है, सबसे पहला पैसा उन्हीं का निकाला जाता है, उसके बाद जितने भी लोग बचते हैं उनका पैसा निकाला जाता है। ठीक है, इस सेक्शन के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है। अगर इसमें से कुछ और आपसे पूछा जाए तो वैसे जनरली पूछा नहीं जाता है, बट आपको क्या याद रखना है कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर रहता है, पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट डेट्स को मिलती है, और सेक्शन नंबर हमारा 73, उससे ज्यादा इसके अंदर से नहीं पूछा जाता। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, उसके अंदर हम आते हैं सेक्शन नंबर 74 के ऊपर। 74 ये आपके एग्जीक्यूशन का लास्ट सेक्शन है, जो क्या कहता है? जो ये कहता है कि कितनी, अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूशन के बीच में कोई एग्जीक्यूशन को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या रेमेडी मिलेगी? देखिए, वेयर अ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द होल्डर ऑफ द डिक्री or the possession of any immovable property or the purchaser of immovable property sold in the execution of the decree has been resisted or obstructed in the obtaining the possession of the property। क्या चीज? जब आप किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस मांगने के लिए कोई केस जीत चुके हैं, या फिर आपके एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी बिक गई और परचेजर को पोजेशन लेना है उस प्रॉपर्टी का, और जो पर्सन उसकी पोजेशन में अभी बैठा हुआ है वो पोजेशन को डिलीवर नहीं कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है उसके पोजेशन में, या कोई और पर्सन जो है उसके पोजेशन को लेने में रेजिस्ट कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, कौन पोजेशन, या तो जजमेंट डेटर कर रहा है या सम अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द, अगर जजमेंट डेटर कर रहा है तो क्या किया जा सकता है? तो आप कोर्ट में केस लगाए और उस पर्सन को सिविल इंप्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, सिविल इंप्रिजनमेंट बोलते हैं उसको। कितने दिन की? तो ये हो सकती है 30 दिन की। कितने दिन की? 30 डेज। तो बस इसका याद रखिएगा, कितने दिन के सिविल इंप्रिजनमेंट की बात करते हैं? तो 30 दिन के सिविल इंप्रिजनमेंट की बात करते हैं। और उसके बाद कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि भैया डिक्री होल्डर को या जो परचेजर है उसको उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में रीइंस्टेट कर दिया जाए। ठीक है जी, तो ये सेक्शन है, एक बार इसको पढ़ के देखिए आपको क्या समझ आता है, और एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फटाफट से एक बार इसको देखिए। ठीक है जी, चलिए अब यहां पर आपका एग्जीक्यूशन वाले सेक्शंस खत्म हो चुके हैं।
अब अगले आते हैं, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। इंसिडेंटल क्या है? साथ साथ चलने वाली जो प्रोसीडिंग होती है, जो इंसिडेंटल है प्रोसीडिंग्स उसकी क्या होता है, ये क्या क्या चीजें आती है? तो इसके अंदर आता है सबसे पहली चीज, इसको आप बोलते हैं कमीशन इशू करना। कमीशन का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो कोर्ट को फील्ड पे जाके करनी होती है, मतलब फील्ड पे जाके करने वाली चीजें होती हैं, कोर्ट के अंदर बैठे बैठे नहीं हो सकती है। और इसके अंदर कोई पुलिस अथॉरिटी तो है नहीं भाई, कोई क्रिमिनल केस थोड़ी है कि आप पुलिस को बोलेंगे जाके इन्वेस्टिगेशन करके आए, वो तो होता नहीं है। तब आप क्या कर सकते हैं? तब ये ना कुछ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, उनको हम ना कमीशन इशू करते हैं कुछ काम करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए हम कमीशन इशू करते हैं कि भैया ये काम है, आप जगह करके आइए। वो क्या क्या काम हो सकते हैं? तो 75 आपको बताता है कि कोर्ट की पावर है कि वो कमीशन इशू कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट टू द सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट में। अच्छा, इसका जो कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है वो क्या है? ऑर्डर नंबर 26, ऑर्डर नंबर 26 इसका कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर। और वहां पे हम देखते हैं कि कैसे किन किन चीजों में प्रोसेस क्या है, वो आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि ऑर्डर नंबर 26 है। और यहाँ पर बस ये आपको ये इतना याद रखना है कि किन किन चीजों में आप कमीशन इशू कर सकते हैं। क्या क्या है? अगर किसी इंसान को एग्जामिनेशन करना हो, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है वो कोर्ट नहीं आ सकता, बीमार है हॉस्पिटल के अंदर और उसकी एग्जामिनेशन करानी बहुत जरूरी है, तो क्या करेंगे? कमीशन को बोलेंगे, कमीशन इशू करेंगे। वो ऑफिस ऑफ द कोर्ट ही होता है पर्सन, आप उसको बोलेंगे कि जाइए और वहां पे उसका पर्सन का एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करके। ठीक है, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करानी हो, मतलब कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जाननी हो, प्रॉपर्टी के मेजरमेंट जाननी हो, जनरली क्या किया जाता है? कोर्ट जो होता है वो पटवारियों को या जितने भी वहां पे मेजरमेंट के लिए जितने भी लोग होते हैं या उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड निकालने के लिए जितने लोग होते हैं, तो कोर्ट उनको ऑर्डर करता है, कमीशन इशू करता है उनको कि भैया जाके आप ये सब काम करके आइए। तो उसके लिए ये सब हो सकता है। टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट, ठीक है, एग्जामिन करने के लिए, किसी अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए, पार्टीशन कराने के लिए, पार्टीशन कराने के लिए कि बोलिए बहुत बारी कमीशन इशू होता है कि एक्चुअली में, क्योंकि कोर्ट के सामने तो सिर्फ मैप आता है, फिर एक्चुअली में जगह पे जाके देखना होता है कि कितना पार्टीशन हो सकता है, कैसे पार्टीशन हो सकता है, किसको कितनी जगह मिल सकती है। तो उसके लिए जो होता है वो पार्टीशन इशू होता है। कोई साइंटिफिक टेक्निकल या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, जैसे बहुत बार होता है कि मान लीजिए कि भैया आप किसी जगह पर जा रहे हैं और वो रास्ता टूट गया, या उस रास्ता टूटने की वजह से कोई पुल टूट गया, उसकी वजह से किसी को नुकसान हो गया, कोई सिविल केस लगा दिया, तो ये चेक करने के लिए आप ये केस लगाएंगे जो वो पुल था वो बहुत घटिया मटेरियल से बना हुआ है, तो उसका मटेरियल चेक करने के लिए कौन जाएगा? कोई टेक्निकल या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी। तो उसके लिए जो आप इशू करते हैं उसको बोलते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जो कमीशन होता है। ठीक है, और किस चीज के लिए होता है? मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो बहुत जल्दी खराब होने वाली प्रॉपर्टी है, नेचुरल डीके वाली प्रॉपर्टी है, कोई जानवर है, तो आप उसको रिपोर्ट में तो नहीं रख सकते, ना ही उसको जो जहां पर सामान रखा जाता है वहां रख सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे? उस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट उस प्रॉपर्टी क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। तो उसको बेचने के लिए भी कमीशन इशू होता है। तो ये सब 5-6 चीजें हैं जिनके लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट करना है तो उसके लिए भी इशू हो सकता है। इसके अलावा भी कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 151 में अपनी इनहेरेंट पावर का इस्तेमाल करते हुए भी कोर्ट क्या कर सकता है? कमीशन इशू कर सकता है किसी और काम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आया कि कोर्ट कमीशन टू अनदर कोर्ट, एक दूसरी कोर्ट अगर कमीशन इशू करा। अभी तक तो हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को कमीशन इशू कर दे, किसी और कोर्ट को कमीशन कैसे इशू कर सकते हैं? देखिए कौन है कि आप कमीशन इशू कर सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट को नहीं कर सकते। दूसरी स्टेट में मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है किसी दूसरी स्टेट के अंदर रहता है और वहां पर उसका एग्जामिनेशन करवाना है या वहां पर प्रॉपर्टी का एग्जामिनेशन कराना है, वहां पर एडजस्ट अकाउंट कराना है, तो आप क्या करते हैं? तो आप वहां की कोर्ट को, जो हाई कोर्ट ना हो उसको छोड़कर किसी भी और कोर्ट को आप क्या करते हैं? कमीशन इशू करते हैं और वहां से वो काम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसके लिए आता है? मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर आपको करवाना है, कमीशन इशू करवाना है, वहां पर काम करना है। ठीक है, तो कोई किसी विटनेस को एग्जामिन कराना है तो हम उसको क्या करते हैं? होता है वो भी कमीशन है, बट उसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अगर इंडिया से बाहर आपको करवाना है, तो अगर बाहर से इंडिया किसी फॉरेन कोर्ट को इंडिया में करवाना है तो कहाँ होगा? तो वो 78 में लिखा है कमीशन इशूड बाय द फॉरेन कोर्ट्स। जो कोई फॉरेन कोर्ट होती है वो बोल सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू होगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब दूसरे कंट्री से कराने तो बीच में कोई एक जो अथॉरिटी होती है, इंटरमीडिएट अथॉरिटी होती है, वो बीच में आना जरूरी है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो अथॉरिटी है, तो वो बीच में आती है। ठीक है, उन सब कामों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का काम आता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, अब अगला पार्ट है, इसमें हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सूट इन पर्टिकुलर केसेस के बारे में बात करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में, स्पेशल सूट्स के बारे में बात करते हैं। और उसके अंदर सबसे पहला सूट आता है जिसको बोलते हैं सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट।
सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे सूट लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कोई सिविल सूट नहीं लगा सकते, गवर्नमेंट भी कोई ना कोई आपके बहुत सारे डेली लाइफ में बहुत सारे सिविल मैटर से डील करता है। तो अगर आप किसी सिविल राइट का वायलेशन गवर्नमेंट की तरफ से हुआ तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी सूट लगा सकते हैं। तो 79, 80 ये आपके गवर्नमेंट इसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ हम कौन सा ऑर्डर पढ़ते हैं, तो ऑर्डर नंबर पढ़ते हैं 27, ऑर्डर नंबर पढ़ते हैं 27। बहुत सारे ऑर्डर ऐसे हैं जो आपको छोड़ने के हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्डर में क्या है, उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ उसमें जानने की जरूरत नहीं होती। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सूट लगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो सूट लगा सकती है, जैसे सर्विस मैटर होते हैं, बहुत सारे सर्विस मैटर हाई कोर्ट में लगते हैं, सिविल जैसे ऐसे ही सिविल कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे सर्विस मैटर कोई जो सिविल सूट होते हैं वो लग सकते हैं। तो क्या है, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या है, इन अ सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज अ प्लेंटिफ। अथॉरिटी क्या होगा, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। कौन कौन हो सकता है, देखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट है तो किसके नाम से लगेगा, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के नाम से सूट है तो कैसे कहां सूट लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है तो वहां पर स्टेट, जैसे आप पढ़ते हैं बहुत सारे पढ़ते होंगे कि फला फला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, स्टेट ऑफ यूपी, ऐसे करके, है ना। और जो यूनियन के अगेंस्ट होते हैं उसमें क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, कह सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, अब क्या है कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको सूट लगाने तो उसकी ना कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप नॉर्मल इंसान के अगेंस्ट सूट लगाते हैं वैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट नहीं लगा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे पब्लिक फंक्शन से डील करना होता है। तो गवर्नमेंट खाली तो बैठी नहीं है कि भैया हर चीज के लिए आपने केस लगाया गवर्नमेंट आ जाए। तो बहुत सारे काम होते हैं गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट्स को, तो उसके लिए एक कंडीशन होती है जो पहले आपको फुलफिल करनी होती है, तब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट लगा सकते हैं। क्या चीज है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, नो सूट, कोई भी सूट गवर्नमेंट के अगेंस्ट इशू नहीं किया जाएगा या सूट रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक कि 2 महीने ना बीत जाए एक नोटिस दिए हुए, राइटिंग में नोटिस। मतलब कि पहले क्या करना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को एक नोटिस देना पड़ता है। उस नोटिस देने के 2 महीने के बाद अगर गवर्नमेंट से आपकी कोई बातचीत नहीं होती है या 2 महीने बीत जाए और कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है तो आप सूट प्लेंट कोर्ट में लगा सकते हैं। डायरेक्टली आप कोर्ट में जाके प्लेंट नहीं लगा सकते हैं, पहले कम से कम आपको नोटिस देकर 2 महीने का वेट करना पड़ेगा। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि भैया अगर गवर्नमेंट को लगे कि आपसे बातचीत करके या इनसे बहुत सारी क्या कहते हैं नेगोशिएशंस करके अगर सूट को यहीं पर कॉम्प्रोमाइज करवाया जा सकता है तो उसको कर लो, फालतू में सूट क्यों डलवाना, टाइम क्यों खराब करना। अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप सूट लगा सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट और फिर केस आगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि आपको 2 महीने तो कम से कम वेट करना ही पड़ता है और वो नोटिस देना होता है राइटिंग में। किसको देना होगा नोटिस में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट लगा रहे हैं तो रेलवे को छोड़कर बाकी अगर किसी डिपार्टमेंट का है तो किसको लगाएंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, जो भी सेक्रेटरी होते हैं उनको नोटिस भेजा जाता है। अगर रेलवे के अगेंस्ट सूट है तो किसको भेजा जाता है, वहां पर एक और पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं जनरल मैनेजर ऑफ द ट्रेन। क्या चीज, अगर रेलवे को छोड़कर बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट का सूट है तो क्या होगा, तब सूट लगाया जाएगा, तब नोटिस भेजा जाएगा सेक्रेटरी को। लेकिन अगर रेलवे का है तो नोटिस किसको भेजेंगे, हम जनरल मैनेजर को। अगर स्टेट गवर्नमेंट का है, पहले देखिए जम्मू कश्मीर का ना अलग से हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर का भी सेम है, जैसे यूनियन टेरिटरी का वो स्टेट का होता है वैसे भी इनका, वैसे इनका ही सेम। ठीक है, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो किसको भेजा जाएगा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट को या फिर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। किसको, या तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट को या फिर कलेक्टर टू द डिस्ट्रिक्ट को। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है कि नोटिस किसको भेजा जाएगा और क्या उसके लिए क्या कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आप सूट डालना चाह रहे हैं और आपको इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है। मान लीजिए कि कोई ऐसा है, बिल्कुल गवर्नमेंट आपके घर के बाहर बुलडोजर लेके खड़ी है और बिल्कुल वो आपको पता है कि 2 दिन में तो बुलडोजर चला ही देंगे, 2 महीने का नोटिस दूंगा तब तक तो घर ही खत्म हो जाएगा, कोई इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा, तब क्या किया जाए। तब उसके लिए भी एक चीज बता रखी है कि अगर कोई अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ हो, क्या चीज, अगर कोई अर्जेंट या इमीडिएट रिलीफ चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो क्या कर सकते हैं, तब आप कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि जी अर्जेंट रिलीफ है। कोर्ट उसको सुनेगा, कोर्ट को अगर लगता है कि एक्चुअली में अर्जेंट रिलीफ है तो कोर्ट बिना उस 2 महीने के नोटिस के ही सूट को रजिस्टर कर सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, a suit to obtain an urgent and immediate relief against the government or any public officer act purporting to done in the public of in the official capacity may be instituted with the leave of the court की मर्जी से without serving any notice, बिना नोटिस के। लेकिन
कोर्ट कोई भी रिलीफ नहीं देगा, कोर्ट शैल नॉट ग्रांट एनी रिलीफ, कोई भी रिलीफ नहीं देगा, चाहे वो इंटरिम रिलीफ हो चाहे कोई और फुल रिलीफ हो, जब तक कि कोर्ट गवर्नमेंट को सुन नहीं ले। बात समझिए क्या है, हमने पहले पढ़ा कि आपको 2 महीने का नोटिस देना जरूरी है गवर्नमेंट को, बिना गवर्नमेंट को नोटिस दिया आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट नहीं लगा सकते। ठीक बात है। नोटिस किसको दिया जाएगा, तो हमने पढ़ा कि सेक्रेटरी को दिया जाएगा, अगर स्टेट के अगेंस्ट है तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट या फिर कलेक्टर को देंगे। अगर कोई इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है कि आपको अभी रिलीफ चाहिए, बिना नोटिस, अगर आप नोटिस देने जाएंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा, वो बिना नोटिस के ही आप को सूट चलाना है, तो क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाइए कि जी अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो वो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको सुनेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि अर्जेंट रिलीफ है तो कोर्ट गवर्नमेंट को नोटिस भेजेगा और उसको सुने बिना कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। अगर कोर्ट ने वो सूट बिना नोटिस के एक्सेप्ट कर लिया है तो कोई भी रिलीफ, चाहे वो इंटरिम रिलीफ हो चाहे वो कोई और रिलीफ हो, बिना गवर्नमेंट को सुने हम उस रिलीफ को नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई अर्जेंट रिलीफ है ही नहीं तो कोर्ट रिटर्न कर देता है और बोलता है कि पहले नोटिस दो उसके बाद आना, बिना नोटिस के हम नहीं सुने, तो कोर्ट उस सूट को, उस क्लेंट को रिटर्न कर देता है। क्लियर है। तो ये कुछ प्रोविजन है, ये आपको याद रखने हैं, बाकी इसके अंदर कुछ ज्यादा जरूरी है नहीं, इतनी चीज को बस आपको याद रखना है। 81 क्या कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को ऐसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, एग्जम्पशन है उनकी अरेस्ट की, और उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को किसी भी पर्सनल अपीयरेंस के लिए नहीं बुलाया जा सकता, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी सिविल केस में, एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन में उनको बुलाया भी जा सकता है और अरेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा उनकी पर्सनल जो अपीयरेंस होती है किसी नॉर्मल केस के अंदर, उनकी पर्सनल अपीयरेंस को मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। देखिए क्या लिखा हुआ है, in a suit instituted against the public officer in respect of act purporting to be done in the official capacity, जो काम उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है सिर्फ उस चीज के लिए, डिपेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू बी अरेस्ट, ना ही उसे अरेस्ट किया जाएगा और ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, अदर देन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री की अगर एग्जीक्यूशन है तो उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है। Where the court is satisfied that, क्या चीज कोर्ट को जब ये लगता है कि the defendant cannot be absent himself from the duty without determining to the public service, it shall exempt from the appearance। मतलब जहां पर कोर्ट को ऐसा लगे कि अगर उस पर्सन को कोर्ट में अपीयरेंस के लिए बुलाया जाएगा तो पब्लिक ड्यूटी हार्म होती है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसकी पर्सनल अपीयरेंस को भी छोड़ देगा कि भैया कोर्ट में मत। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि इसके बिना भी पब्लिक ड्यूटी फुलफिल की जा सकती है, इसके यहाँ पर आने से भी पब्लिक ड्यूटी को कोई हार्म नहीं होगा, तो कोर्ट उसको बुला भी सकता है। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे काम करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट वो हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, तो क्या होगा, तब भी हम ये करते हैं कि वो डिक्री कम से कम 3 महीने तक अनसेटिस्फाइड रहेगी। 3 महीने तक क्या होगा, जिस दिन डिक्री आई है उसके बाद आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा और फिर आप एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। मतलब डिक्री पास होने के 3 महीने तक आप उस डिक्री की एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते, वो डिक्री को अनसेटिस्फाइड रहना पड़ेगा और उसके 3 महीने के बाद आप क्या कर सकते हैं, डिक्री की एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। बस इतनी चीज समझनी है। ये आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट था, फिर ये एलियन सूट्स हैं। एलियन मतलब किसी जो एनिमी कंट्री है उस पर, वहां का कोई पर्सन है उसके अगेंस्ट अगर कोई सूट लगाना हो, तो फॉरेन स्टेट के अगेंस्ट सूट लगाना हो, ये सब आपके काम के नहीं है, इसको याद नहीं रखना। रूलर्स को, एम्बेसडर्स को, ये सब आपके काम के नहीं है, सिर्फ सेक्शन नंबर के लिए एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली नहीं पूछ जाते हैं, सब कोई भी चीज नहीं आती है इनमें से। ठीक है जी। उसके बाद जो आपके काम का सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 88। एक बार इसको पढ़ के देखे, ये पढ़ने से क्या समझ आता है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक बार ये पढ़े कि क्या कहना चाह रहा है, इंटर लीडर का मतलब, इंटर लीडर से क्या मतलब होता है, एक बार इसको पढ़ के देखें। देखिए नॉर्मल सूट में क्या होता है, एक होता है ऑर्डिनरी सूट। ऑर्डिनरी सूट का मतलब क्या होता है, जहां पर एक प्लेंटिफ हो, एक डिफेंडेंट हो, प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कुछ मांग रहा है, डिफेंडेंट कह रहा है कि प्लेंटिफ झूठ बोल रहा है, या प्लेंटिफ के जो क्लेम्स है वो गलत है, यही हो सकता है। नॉर्मल सूट तो ये होता है। मान लीजिए कोई ऐसा सूट है जिसके अंदर प्लेंटिफ के पास कोई प्रॉपर्टी है, प्लेंटिफ के पास कोई प्रॉपर्टी है,
और वो कह रहा है कि जी प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। दो लोग क्लेम कर रहे हैं, दो डिफेंडेंट है। डिफेंडेंट 1 कह रहा है ये प्रॉपर्टी मेरी है और डिफेंडेंट 2 कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। प्लेंटिफ कह रहा है कि मेरी तो नहीं है, पर इन दोनों में से किसकी है मेरे को नहीं पता। कोर्ट कहेगी, कोर्ट कहता है कि जी ये डिसाइड करो कि इन दोनों में से प्रॉपर्टी किसकी है। डिफेंडेंट 1 जो है वो डिफेंडेंट 2 के अगेंस्ट क्लेम करता है, डिफेंडेंट 2 जो है वो डिफेंडेंट 1 के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। मतलब एक्चुअल लड़ाई डिफेंडेंट दोनों डिफेंडेंट्स के बीच की है, प्लेंटिफ की लड़ाई नहीं है। प्लेंटिफ सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी किसी और की है, मेरे को सिर्फ इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का और जो मैं केस लगा रहा हूँ उस केस का पैसा दिला दो, प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं रखता। ऐसे सूट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सूट को बोलते हैं इंटरप्लीटर सूट। देखिए क्या कहता है, वेयर टू और मोर क्लेम्स, टू और मोर पर्सन क्लेम्स एडवर्सली टू ईच अदर, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के अगेंस्ट क्लेम करते हैं वन अनदर, किसी सेम डेट के लिए या किसी सम ऑफ मनी के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, फ्रॉम अनदर पर्सन, किसी एक इंसान से, हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट अदर देन द चार्जेस। मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा लोग जिनका एडवर्स एक दूसरे के अगेंस्ट इंटरेस्ट है, वो किसी तीसरे पर्सन के अगेंस्ट सूट लगाते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास मेरा इंटरेस्ट नहीं है कोई भी, मेरे को सिर्फ चार्जेस और कॉस्ट चाहिए ये सूट लगाने के, और मैं प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए या पे करने के लिए रेडी हूं, तो वो पर्सन क्या करे, वो इंस्टीट्यूट करे एक सूट जिसको कहते हैं इंटरप्लीडर। इंटरप्रीटर सूट लगाए और कोर्ट को बोले, कोर्ट ये डिसाइड करे कि इन दोनों में से या इन चारों में से प्रॉपर्टी किसकी है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रीटर सूट। ये किसके साथ पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं रीड विद ऑर्डर नंबर 35। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ पढ़ते हैं, रीड विद ऑर्डर नंबर 35। ऑर्डर 35 किसके बारे में बात करता है, इंटरप्रीटर के बारे में, और उसकी पूरी की पूरी प्रोसीजर के बारे में बात करता है। तो प्रोसीजर अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे चलता है प्रोसीजर, जब भी प्लेंटिफ कोई सूट लगाए, जब ये प्लेंटिफ ऐसा इंटरप्लेटर सूट लगाए और उसके अंदर मान लीजिए ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मान लीजिए कि दो डिफेंडेंट है जो एक दूसरे के अगेंस्ट सूट लगाना चाहते हैं, तो कोर्ट क्या करता है, फर्स्ट हियरिंग के ऊपर प्लेंटिफ का राइट डिसाइड करता है सबसे पहले कि क्या प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू चार्ज और कॉस्ट। अगर है तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है यू आर एंटाइटल्ड, जिस दिन भी सूट डिसाइड होगा तेरा पैसा तेरे को मिल जाएगा, और उसको कहते हैं कि भैया आप आउट हो जाए, आप यहाँ से जा सकते हैं, उसको हटा देते हैं। फिर इन दोनों डिफेंडेंट में से किसी एक को प्लेंटिफ बनाया जाता है और दूसरा डिफेंडेंट ही रहता है, और ये सूट फिर ऐसे चलता है जैसे कोई ऑर्डिनरी सूट। फिर ये सूट कैसे चलता है, जैसे कि कोई ऑर्डिनरी सूट। ये इसका प्रोसीजर होता है। प्लेंटिफ को क्या बोलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट हियरिंग पे सबसे पहले हम प्लेंटिफ का राइट डिसाइड करते हैं कि क्या प्लेंटिफ जो है वो चार्ज के लिए और कॉस्ट के लिए जो वो मांग रहा है क्या उसके लिए एंटाइटल्ड है, तो उसको बोलते हैं कि भैया आप जाएं, जब सूट डिसाइड होगा आपको आपका पैसा मिल जाएगा। और दोनों डिफेंडेंट में से किसी एक को प्लेंटिफ बना देते हैं और दूसरे को डिफेंडेंट रहने देते हैं, और वो सूट ऐसे ही चलता है जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में लड़ाई है और वो एक ऑर्डिनरी सूट की तरह चलेगा। ये इसका पूरा प्रोसीजर होता है। सूट को बोलते हैं हम इंटरप्लेटर सूट, सेक्शन नंबर 88 और ऑर्डर नंबर 35। एक बार आप इसको पढ़ के देखिए, अब आपको समझ आएगा कि क्या मतलब होता है किसी इंटरप्लेटर सूट का और इसके अंदर किस तरीके का प्रोसीजर काम करता है। ठीक है जी, इसके साथ एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, provided that where any suit is pending in which right of all the parties can properly be decided। मतलब मान लीजिए ये जो डिफेंडेंट 1 है और डिफेंडेंट 2 है, इनके बीच में भी पहले कोई ऑलरेडी सूट चालू है इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हम इंटरप्लीटर सूट नहीं चला सकते, क्योंकि उसी सूट में डिसाइड होगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को क्यों करना है, मतलब एक ही चीज के लिए दो दो तीन सूट्स की क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी इन दोनों के बीच में एक सूट है ही, तो यहाँ पर डिसाइड करो, प्लेंटिफ भी यहीं आ जाए और अपना राइट लेके आ जाए कि मुझे कॉस्ट दिला दो, और इन दोनों को प्रॉपर्टी कोर्ट वहीं पर डिसाइड कर देगा, फिर इंटरप्रीटर सूट नहीं लग सकता। मतलब अगर डिफेंडेंट्स के बीच में ऑलरेडी कोई सूट पेंडिंग है इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तब इंटरप्रीटर सूट नहीं लग सकता है। क्यों, क्योंकि भैया पूरे सीपीसी का एक ही पर्पस है, और वो क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को रोकना। ये पूरे के पूरे सीपीसी का एक पर्पस है, जिस चीज के लिए सीपीसी चलती है। क्लियर है, ये था हमारा इंटरप्रेटेशन, सेक्शन नंबर 88 और ऑर्डर नंबर 35। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आर्बिट्रेशन, इनको बोलते हैं एडीआर मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, एडीआर मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। क्या होता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन।
क्या अल्टरनेट है, क्या रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है अल्टरनेट? भाई एक नॉर्मल तो है कि आप कोर्ट में जाए, नॉर्मल तरीका तो यही है कि किसी में डिस्प्यूट है तो कोर्ट में जाए। कोर्ट के ही एक अल्टरनेट चीजें बना रखी है, बहुत सारी अल्टरनेट चीजें जिसको हम बोलते हैं एडीआर। मतलब एडीआर में क्या होता है, एडीआर में होता है कि बहुत लंबी लंबी प्रोसीडिंग नहीं होती है, बहुत जल्दी केस को खत्म करना होता है। जहां पर बहुत छोटे मैटर्स होते हैं, जहां बहुत डायरेक्ट मैटर्स होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जिन मैटर्स को हम आपसी बातचीत करके निपटा सकते हैं, उसको उसके लिए कोर्ट का टाइम क्यों खराब करना है, उसके लिए बनाए गए हैं एडीआर मैकेनिज्म। देखिए यहाँ पर है ऑर्डर सेक्शन नंबर 89 और इसके साथ पढ़ते हैं रीड विद ऑर्डर नंबर 10। ऑर्डर नंबर आर्बिट्रेशन क्या बताता है? वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट, जहां पर कोर्ट को ऐसे लगे दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, कि दोनों पार्टी के बीच में सेटलमेंट हो सकता है, मतलब बिना बिना कोर्ट की लंबी प्रोसीडिंग के, बिना कोर्ट का टाइम खराब किए, बिना दोनों पार्टीज का पैसा खराब किए भी मैटर को खत्म किया जा सकता है और पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो, पार्टी इस चीज के लिए रेडी हो, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट एक टर्म्स को फॉर्मुलेट करेगा और दोनों पार्टियों को कहेगा कि भैया इनमें से कोई भी एक मेथड को चूज कर लीजिए। कौन से मेथड है? आप आर्बिट्रेशन में चले जाएं, कंसिलिएशन में चले जाएं, जुडिशियल सेटलमेंट में जाएं, थ्रू लोक अदालत, या फिर मीडिएशन में चले। तो ये कुछ चीजें होती है जिसके थ्रू आप क्या करा सकते हैं, एडीआर मैकेनिज्म्स में ऑल्टरनेटली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ नीचे इनके वो दे रखे हैं कि कौन से प्रोविजंस को आप रेफर करेंगे। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में जाने तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का अपना एक अलग एक्ट बना हुआ है 1996 का, वो भी एआईबी के सिलेबस के अंदर आता है ना। उसके अलावा लोक अदालत का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक्ट बना हुआ है, मीडिएशन के लिए अब अलग से मीडिएशन एक्ट बन गया 2023 का, है ना। तो वो सब प्रोसीजर के थ्रू चला है। इसका जो ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर 10, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, वो भी आपके काम है, वहां से भी अगर साथ में पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए ऑर्डर नंबर 10, इस ऑर्डर का नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी, जब भी कोई केस स्टार्ट होता है उस केस की फर्स्ट हियरिंग पे यही काम होते हैं। फर्स्ट हियरिंग पे आप क्या करते हैं? पार्टीज को एग्जामिन ही करते हैं। ये सबसे फर्स्ट हियरिंग पे यही होता है। प्लेन सबमिट हो गई, सम्मन हो गया, उसके बाद जो पहली हियरिंग होती है, पहली हियरिंग पे आप पार्टीज को एग्जामिन करते हैं। क्या करते हैं? उनको ओरल एग्जामिनेशन किया जाता है। ये देखिए लिखा हुआ, ओरल एग्जामिनेशन और कंपेनियन ऑफ द पार्टीज एट द फर्स्ट हियरिंग। पहली हियरिंग पे यही काम होता है, कोर्ट पहले पार्टीज को एग्जामिन करता है। उससे भी पहले यहाँ पर 1A 1B 1C क्या लिखा हुआ है? ये पूरा प्रोसीजर है। क्या चीज है? एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, जब भी पहली हियरिंग होती है, कोर्ट क्या करता है? कोर्ट ये एसरटेन करेगा, दोनों पार्टी से पूछेगा कि भैया कोई चीज कोई भी पार्टी अपने क्लेम को एडमिट करना चाहती है, भाई क्या आप इस बात को मानते हैं? अगर वो हाँ करते हैं तो आप सूट को खत्म कर देते हैं वहीं पे, अगर नहीं करते हैं तो उनको क्या करते हैं? एडमिशन। तो फिर क्या करेंगे हम? उनको बोलेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट एनी ऑफ द वन ऑफ द मोड ऑफ एडीआर। कि जब कोर्ट आएगा उनको बोलेगा कि भैया आप इन सभी में से जितने भी हमने मोड बताए थे उनमें से किसी एक मोड को चुन लीजिए। जो सेक्शन नंबर 89 के 1 में लिखा है उनमें से किसी भी एक मोड को आप चुन लीजिए। फिर क्या होता है? कोर्ट उसमें से एक डेट डिसाइड करेगा कि इस दिन को आप वहां पर एडीआर में चले जाइए। देखिए क्या है, दोनों पार्टी वहां पर अपीयर होती है, जिस भी फोरम को हम डिसाइड करते हैं उसके सामने अपीयर होती है। अगर उनके बीच में वहां पर कुछ सेटलमेंट हो जाती है तो ठीक बात है, अगर नहीं होती है तो क्या है? फिर कोर्ट में वापस होती है। अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट कॉन्सिक्वेंट ऑफ फेलियर ऑफ द एफर्ट ऑफ द कंसिलिएशन। कि अगर कंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन या दोनों के बीच नेगोशिएशन नहीं हो पाई है तो पार्टी करती है फिर से कोर्ट के सामने वापस आती है और फिर फर्स्ट हियरिंग पे क्या होगा? फिर फर्स्ट हियरिंग पे होता है आपकी एग्जामिनेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, शेल एंड में। शेल क्या है? जरूरी क्या है? देखिए विद द व्यू टू एलिसिडेट द मैटर द कंट्रोवर्सी, ओरली एग्जामिन किया जाएगा। जरूरी है कि दोनों पार्टी को ओरली एग्जामिन किया जाए और पूछा जाए कि भैया आपको अपने बारे में, आपको एक दूसरे के सूट के बारे में, एक दूसरे के क्लेम के बारे में क्या कहना है, या आपने अपने क्लेम के बारे में क्या कहना है। फिर पार्टीज कुछ बताती है ना। और मैं जरूरी अगर कोर्ट को लगे तो किसी भी टाइम पे उनका ओरल एग्जामिन करते हैं। तो क्या होता है? जो भी प्लीडिंग्स कोर्ट के सामने लगाई गई है, प्लीडिंग्स क्या है? चाहे वो प्लेंट हो, मतलब प्लेंट लगाई गई है, या जो WS लगाई गई है, उनको पढ़ता है कोर्ट, प्लस जो ओरल एग्जामिनेशन हुआ, जो भी ओरल एग्जामिनेशन है कहां पर? ऑर्डर नंबर 10 रूल नंबर 2 में। इन दोनों के बेसिस के ऊपर क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ इशू। क्या होगा कोर्ट में? इश्यूज को, मतलब जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है, जो इशू फ्रेमिंग है, वो इनके बेसिस के ऊपर होता है। दोनों पार्टी को सुनने के बाद कि क्या डिस्प्यूटेड मैटर है और फिर वहां पे इशू का सेटलमेंट होगा, फिर केस आगे। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है
तो यही था आज के लिए। कल आपका सेक्शन नंबर 90 फ्रेंडली सूट बोलते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 96 से तो आपका वही स्टार्ट है, अपील स्टार्ट हो जाएगा और मेरे ख्याल से अब 2-3 क्लासेस हो रहे हैं जब तक आपका सेक्शंस खत्म हो जाएंगे फिर हम ऑर्डर्स की तरफ आएंगे। ठीक है जी। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सभी कमेंट्स का आंसर करूँ। थैंक यू वेरी मच।